नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता दूं। पीएम मोदी कल जकार्ता के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के लिए इंडोनेशिया ने सम्मेलन के समय में बदलाव किया है। पीएम मोदी की व्यस्तता के कारण समय में बदलाव किया गया है। एक और बड़ी खबर पीएम मोदी से ही जुड़ी हुई। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच 2 घंटे तक चली बैठक। नगर विकास मंत्री, डीएम और कमिश्नर भी बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में अयोध्या के विकास कार्यों पर प्रेजेंटेशन दी गई। सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है। एक बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, जहां कैंपेन समिति की बैठक हुई है। कमेटी कैसे काम करेगी, इस पर चर्चा की गई है। बैठक में गठबंधन के 15 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। इंडिया अलायंस पर आम आदमी पार्टी के दावे से जुड़ी एक बड़ी खबर। अगली बैठक में गठबंधन का नाम भारत करने पर विचार संभव है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने नाम बदलने पर दावा किया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में जो आज एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला, आंदोलनकारियों का सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम। मुलाकात के बाद भी नहीं माने मराठा नेता मनोज जारंगे और 4 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उधर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए आज। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर भी वोट डाले गए। 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सीआरपीएफ के एडीजी का बयान। जम्मू कश्मीर में अब हालात बदल चुके हैं, यह सीआरपीएफ के एडीजी ने कहा है। पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 8वीं बड़ी खबर, दिल्ली में हवाई यात्रा पर 7 और 11 सितंबर को पाबंदी। एयर इंडिया ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। 7 से 11 सितंबर तक यात्रियों को यात्रा की तारीख में बदलाव का विकल्प भी दिया गया है और उनसे कोई एडिशनल चार्ज इस पर नहीं लिया जाएगा। इधर गेल के कार्यकारी निदेशक केबी सिंह गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने केबी सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 50 लाख की रिश्वत लेने का उन पर आरोप है। तो फिक्र आपकी में आज शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं, और वो सवाल है कि क्या बाइडेन भारत आ पाएंगे? क्या G20 समिट के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत में आएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हैं। वो 2 दिन बाद G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाली थी। इसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि क्या 80 साल के जो बाइडेन भारत आ पाएंगे? आखिर सच क्या है? इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल थोड़ी देर में देंगे, लेकिन पहले देखिए बाइडेन के भारत आने से पहले यूएस आर्मी का यह हरक्यूलिस विमान लैंड कर चुका है। इस विमान में उनके प्रतिनिधियों के सामान और वाहन लाए जा चुके हैं। थोड़ी देर में इससे जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। G20 सम्मेलन से पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता भी तय है। दोनों देशों में ग्लोबल ऑर्डर चेंज करने वाली पावर डील भी लगभग तय है। G20 में हिस्सा लेने के बाद उनके सीधे वियतनाम जाने का प्लान है। तो क्या जो बाइडेन तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चलेंगे या उनके कार्यक्रम रद्द भी हो सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। यह दिल्ली में 5 स्टार होटल ITC मौर्या के ठीक बाहर की तस्वीर है। प्रेसिडेंट बाइडेन यहीं रुकने वाले हैं। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनके आने से पहले काफिले से जुड़ा फुल ड्रेस रिहर्सल किया, सुरक्षा तैयारियों को परखा। होटल ITC मौर्या के अंदर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम ने भी सिक्योरिटी ड्रिल की, हर एक कोने की छानबीन की। तो NSG के जो जवान है, देखिए वो अंदर गए हैं और यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है और सुरक्षा के मद्देनजर G20 को लेकर के तैयारियों को आखिरी जो चरण है वो पहुँच गया है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से, और तमाम तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। G20 सम्मेलन के लिए ITC मौर्या के साथ साथ पूरा भारत उनके स्वागत को तैयार है। पत्नी जिल बाइडेन भी उनके साथ भारत आने वाली थी, लेकिन नई जानकारी ये है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। वो 7 सितंबर को नई दिल्ली आने वाली थी, जबकि जो बाइडेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में जो बाइडेन भारत आ पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि 80 साल के बाइडेन लंबे वक्त से स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को रात में सांस रुक रुक कर आती है और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके अपनों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ये 2 सितंबर की फ्लोरिडा की तस्वीरें हैं।
उस वक्त जिल बाइडेन और जो बाइडेन तूफानग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। तब जिल बाइडेन को ये नहीं मालूम था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी लेबर डे के मौके पर जो बाइडेन फिलाडेल्फिया पहुंचे थे, स्थानीय लोगों से मिले थे। हालांकि तब उनकी पत्नी साथ में नहीं दिखी थी। इन तस्वीरों से ऐसा पता चलता है कि बाइडेन पूरी तरह स्वस्थ हैं और व्हाइट हाउस ने नई जानकारी दी है कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। 8 सितंबर को वो पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो बाइडेन 8 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। इसी दिन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी डील होगी जिससे जानकार वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला समझौता मान रहे हैं, जिसके कारण G20 समिट से दूरी बनाने वाले शी जिनपिंग की चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। ये इसी साल जून महीने की तस्वीरें हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अमेरिका के राजकीय दौरे पर थे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने व्हाइट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया था। उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया था। तब से देखें तो 77 दिन बाद दोनों वर्ल्ड लीडर एक बार फिर मिलने वाले हैं। मौका है G20 समिट का और जगह है नई दिल्ली। बाइडेन बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार भारत आएंगे और G20 समिट से ठीक पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर पर समझौता भी मुमकिन है। ये कितनी बड़ी डील होगी, भारत को इससे क्या फायदा होगा, इसे समझने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में दिखाई गई ये तस्वीर देखिए। पारंपरिक परमाणु रिएक्टर की क्षमता 700 मेगावाट है, जबकि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की क्षमता अधिकतम 300 मेगावाट है, जबकि माइक्रो रिएक्टर की क्षमता अधिकतम 10 मेगावाट। भारत अमेरिका के बीच इसमें से दूसरे वाले यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की डील हो सकती है। इसकी खासियत यह है कि इसे आसानी से बना सकते हैं, फिर साइट पर ले जाकर इसे असेंबल कर सकते हैं। समय और लागत बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे बड़ी बात, किसी भी आपात स्थिति में रेडिएशन का खतरा बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें रिसाव की आशंका ना के बराबर होती है। अब सवाल है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि भारत में थर्मल पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता मौजूदा 2,12,000 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2032 तक 2,59,000 मेगावाट हो जाएगी। ये देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ऐसे में छोटा मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में बिजली की मांग को पूरा कर सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के किसी भी देश में दौरे से पहले उनकी सुरक्षा से जुड़ा दस्ता पहुंच जाता है। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में उनके भारत आने से पहले अमेरिकी एयरफोर्स का विशेष हरक्यूलिस विमान यहां पहुंच चुका है। इस विमान के अंदर बहुत कुछ है जो शायद ही कम लोगों को पता हो, लेकिन हम आज आपको बताने वाले हैं कि अमेरिकी सेना इसमें क्या क्या लेकर आई है। कल शाम 5 बजे इसे जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। TV9 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उसी विमान की देख रहे हैं। कुछ देर तक वहां रुकने के बाद ये प्लेन दिल्ली के लिए रवाना हो गया। भारत में 8 से 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी लगभग पूरी है। सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे की निगहबानी हो रही है। इसी कड़ी में अमेरिकी आर्मी का ये ग्लोब मास्टर भी अमेरिकी अधिकारियों की गाड़ियां लेकर पहुंचा है। इसके अंदर उनका सामान भी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर बाइडेन के आने से पहले इस भारी भरकम विमान में अमेरिका से क्या क्या आया, अंदर क्या क्या रखा होगा। जो बाइडेन या अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, उनकी सुरक्षा तैयारियां पहले से पुख्ता कर दी जाती हैं। ये सब इन्हीं विमानों की मदद से संभव हो पाता है। इसीलिए C-17 ग्लोब मास्टर समेत कई कार्गो विमान उन देशों में पहले पहुंचने लगते हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति के काफिले की बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर होते हैं। लिमोजिन और हाईटेक संचार उपकरणों से लैस गाड़ियां होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का लंबा चौड़ा काफिला सड़कों पर चलता है, जो किसी किले से कम नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस गाड़ी में होते हैं वो दुनिया की सबसे सुरक्षित बीस्ट कार है। बीस्ट कार का वजन करीब 9 टन है, जिसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती हैं, यानी गोलियों का असर नहीं होता है। ये कार
ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होती है और इसमें नाइट विजन कैमरे के साथ सैटेलाइट फोन भी होते हैं। टायर फट जाएं तो भी कार की रफ्तार पर असर नहीं पड़ता है। अपने राष्ट्रपति के सुरक्षित किले को किसी भी देश में उतारने के लिए अमेरिकी सेना इसी ग्लोब मास्टर विमान का इस्तेमाल करती है, जिसकी झलक इससे पहले दूसरे मुल्कों से भी सामने आ चुकी है। तो हमने आपको दिखाया राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिल्ली आने से पहले की सुरक्षा की तैयारी कैसी है। अब आपको ले चलते हैं TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर। G20 वाली दिल्ली TV9 की बस के थ्रू आपको दिखाएंगे। आज सुबह मैंने और मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा ने बस के खुले मंच पर एक्सपर्ट्स के साथ G20 के लिए दिल्ली की तैयारियों को देखा, भारत की कूटनीतिक पहल को जानने की कोशिश की। आपको इस चर्चा का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष आपके लिए G20 पर वो लेकर आया है जो आज तक कोई नहीं दिखा रहा। G20 में दिल्ली में सज चुका है ये दरबार और दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए कैसे है तैयार, आज हम दिखाएंगे। TV9 भारतवर्ष की ये बस मूव कर चुकी है और शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर मुझे ये बताइए, सीधा सवाल, सिंपल सवाल, हमारे जो व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली में हम चल रहे हैं, दिल्ली में पूरे दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हैं, ये G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है? G20 एक यूनिक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, दूसरी तरफ दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, और आने वाले वक्त में उम्मीद ये की जा रही है कि अफ्रीका यूनियन भी इसमें शामिल हो जाएगा। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है? देखिए, पूरी दुनिया इस समय भारत के ऊपर आंखें बिछाई बैठी है और दिल्ली जिस तरह दुल्हन सी सजी है, उसमें किसी को ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी में अब एक नए स्टेज पे आने वाला है। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में तनाव है, और ऐसा ही नहीं, तनाव ही नहीं, जबकि UN जैसी संस्था पूरी तरह निष्क्रिय दिख रही है, तो इस तरह मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, खासकर G20 और वो भारत की मेजबानी, भारत की प्रेसिडेंटशिप, एक भारत को एक नए ऊंचाई पर ले जाएगी। ये सड़क जा रही है सीधे प्रगति मैदान की तरफ, और जो भव्य तरीके से मंच तैयार हुआ है, मंडपम, वो सबसे खास है और उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। गौरव, बिल्कुल। और देखिए, इससे लाइव दर्शन आपको कौन कराएगा जब स्टूडियो खुद उठकर यहाँ सेंट्रल दिल्ली में आ गया हो। हमारे साथ जनरल दत्ता भी हैं। जनरल दत्ता, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस G20 समिट को कैसे देखते हैं? आज के दिन में हिंदुस्तान ने अपनी लीडरशिप की काबिलियत, अपना जो सबको साथ में लेके सबका साथ सबका विकास का जो हमारा एक नारा है, उसको इस G20 के अंदर हमने शामिल किया है। मनीष, मैं आपको लाऊंगा इस डिबेट में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय शहीद दिवंगत हुए, उनकी याद में ये बनाया गया इंडिया गेट, और जब हम बात कर रहे हैं तब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कही जा रही दुनिया में, जो हो सकती है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। क्या इस G20 में उसकी भी छाप दिखेगी? हमें यह भी इंश्योर करना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का जो है एजेंडा, वो G20 के मूल एजेंडे को हाईजैक ना कर ले, और यही भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी वजह से आप देखिए कि हमने G20 में फोकस ये रखा है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाए, केवल ऐसा नहीं कि रूस यूक्रेन पर ही हम फोकस कर दें। और जितेंद्र, वर्ल्ड लीडर्स ने आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा देखी है, सुरक्षा का जायजा लिया है, और सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली की तैयारी, जितेंद्र बताएं। इतना ट्रैफिक पीछे आ रहा है, ये उस दिन क्या रहेगा? यहाँ पे ये ट्रैफिक रहेगा? बहुत लेसो लेकर बातें हो रही है। आप ये इस वक्त ट्रैफिक देख रहे हैं, उस वक्त ये ट्रैफिक बिल्कुल आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल होगा उसका काफिला यहाँ से गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज इस G20 समिट से कितनी बड़ी हो जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के सर्वोच्च नेता हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का कद इससे जरूर बढ़ेगा। G20 में शी जिनपिंग का ना होना, पुतिन का ना होना, क्या मतलब है, क्या वजह है? G20 का जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज को जानबूझकर इसके मैंडेट और एजेंडा से बाहर रखा गया है, लेकिन वो
ऐसा गया कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में जो पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें अमेरिका एक तरफ, उसके नेटो अलाइज एक तरफ और चाइना और रशिया दूसरी तरफ आ गए हैं, तो चाहते ना चाहते इसका जो शेडो है वो G20 की डेलिब्रेशंस के ऊपर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से हम अशोका रोड से आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये सभी बड़े बड़े दिग्गज ठहरने वाले हैं। अभी होटल शंग्रीला हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे रूट की तरफ ला मेरिडियन हमें नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर ली मेरिडियन की बात करें तो यहाँ पर स्पेन का डेलीगेशन होगा, मॉरिशस का होगा, नाइजीरिया का होगा, नीदरलैंड का होगा और यूरोपियन यूनियन का होगा। इसके अलावा ठीक सामने शंग्रीला होटल है। अगर हम इस शंग्रीला होटल की बात करें तो यहाँ पर भी जर्मनी का डेलीगेशन होगा। तो कहा जा सकता है कि जो तमाम बड़े राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेशन इन दोनों होटल्स के अंदर रहेंगे। और कूटनीति के इस महाकुंभ की एक एक जानकारी इसी तरीके से खास पेशकश के जरिए आपको मिलेगी TV9 भारतवर्ष पर। तो एक तरफ दिल्ली में दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लग रहा है, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में भारत में मिलने की मांग उठने लगी है। कह रहे हैं हाईवे खोलो, भारत जाएंगे। जी हां, गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों का गुस्सा उबल रहा है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ शिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया है। पहली बार इस क्षेत्र की शिया संगठन फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह प्रदर्शन गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू में चल रहा है। करगिल से स्कर्दू करीब 100 किलोमीटर दूर है। शिया समुदाय के लोग भारत की ओर जाने वाले करगिल हाईवे को खोलने की मांग पर अड़ गए। उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत वाले इलाके में नहीं रहना चाहते, बल्कि भारत जाना चाहते हैं। स्कर्दू में शियाओं की संख्या ज्यादा है। करगिल के पास होने की वजह से दोनों जगहों में काफी समानता भी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले POK के गिलगिट बाल्टिस्तान में लाखों की इस भीड़ ने इस्लामाबाद तक टेंशन बढ़ा दी। वहां गृह युद्ध छिड़ चुका है। शिया समुदाय के लोग भारत से मिलने के लिए बेचैन हैं। कारगिल जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पाकिस्तानी फौज के जुल्म से वहां की जनता पहले से परेशान है। ऊपर से स्कर्दू में शिया धर्मगुरु आगा बाखिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम कर दिया। गुस्से की आग ऐसी भड़की कि जनरल मुनीर के हाथ पांव फूल गए। विद्रोह करने वालों ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई करगिल के रास्ते में आया तो नामो निशान मिट जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी 20 लाख है, जिसमें 8 लाख शिया हैं। उनके बगावती तेवरों को देखते हुए पाकिस्तानी फौज के 20,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना 1947 के बाद से यहां से शियाओं को भगा रही है। सेना ने यहां सुन्नी आबादी को बसाया, जिससे कभी शिया बहुल रहे क्षेत्र में अब शिया अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस बार हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना भी इनके क्षेत्रों में जाने से कतरा रही है। मोबाइल इंटरनेट बैन है, धारा 144 लगी है। इसके बावजूद यहाँ शिया संगठनों का प्रदर्शन जारी है। इनके तेवर से साफ है कि इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं। वैसे POK तो भारत का हिस्सा है, तो आप कह सकते हैं कि वहां घर वापसी की मांग जोर से उठने लगी है। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि POK में आखिर ऐसा हुआ क्या कि लोग इतने आग बबूला हैं? तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। POK में जनता को अपनी आवाज उठाने पर पाबंदी है। वहां के मीडिया पर सरकार का कंट्रोल है। मानवाधिकार उल्लंघन पर मुंह खोलने वालों की खैर नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी और आतंकवादियों की यातनाएं उनको झेलनी पड़ती हैं। ऊपर से POK के लोगों पर चीन का जुल्म भी कुछ कम नहीं है। यह उनके लिए एक अलग से टॉर्चर है। चीन POK में सड़क बना रहा है ताकि वहां के संसाधनों का दोहन कर सके। हजारों चीनी इंजीनियर, उसकी सेना और मजदूर POK में काम कर रहे हैं। नीलम और झेलम दरिया पर चीन के जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। चीन की कंपनी ने डैम के लिए पहाड़, पेड़ सब खत्म कर दिए हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आगे POK में विद्रोह और तेज हो सकता है। वहां के लोगों को पाकिस्तान के हुक्मरानों से आर पार की जंग वो छेड़ सकते हैं। यह आक्रोश अभी तो कम होने वाला नहीं है। बहुत बड़े परिवर्तन की तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी सेना ने अब मौलानाओं की ड्यूटी लगाई है ताकि हालात पर तत्काल काबू पाया जा सके। आज यूक्रेन की तरफ से मॉस्को को फिर से टारगेट किया गया।
24 घंटे में मॉस्को के कई इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन देखे गए। कुछ जगह अटैक भी हुआ। पुतिन के घर के पास यूक्रेनी ड्रोन पहुंचा। टिवेर इलाके में पुतिन का घर है। एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। मॉस्को और उसके बाहरी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया। मॉस्को के रेलवे स्टेशन के पास विस्फोट हुआ। लेनिनग्राद रेलवे स्टेशन के पास हमले की कोशिश हुई। विस्फोट के बाद वेयर हाउस में आग लगी। यहां भी यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका है। यूक्रेनी हमले के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित किया गया। यहां के 2 बड़े एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इन 2 एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। 50 से ज्यादा उड़ानों में देरी या उन्हें कैंसिल किया गया। यूक्रेन की यह हिम्मत पुतिन को हिलाकर रख देने वाली है, क्योंकि मॉस्को पर 5 दिन में यह दूसरी बार ड्रोन अटैक था। तो मॉस्को पर ड्रोन अटैक करके यूक्रेन की कोशिश यह है कि वो युद्ध में बढ़त बना सके। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एक पूर्व अधिकारी एलिस्टेयर कुक का कहना है उनकी ये ऐसा नहीं है। उनका मानना इससे उलट है। उनकी माने तो जेलेंस्की इन दिनों भयानक स्थिति में है। यूक्रेन में जेलेंस्की के विरोधी मजबूत हो रहे हैं। यूक्रेन में उनकी सुनी ही नहीं जा रही है। यूक्रेनी सैनिक अब युद्ध लड़ना नहीं चाहते। हर महीने युद्ध में यूक्रेन के 10,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। जेलेंस्की की मांग से अब यूरोपीय देश भी थक चुके हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि जेलेंस्की को जल्द ही साइडलाइन किया जा सकता है। तो जेलेंस्की पर आया यह संकट सिर्फ ट्रेलर भर है। जेलेंस्की की समस्या पुतिन भी बढ़ाने वाले हैं। कैसे, इसे समझने के लिए आपको यह त्रिकोण जानना होगा। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। पुतिन G20 के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो त्रिकोण आप देख रहे हैं, इस त्रिकोण में सारी यहां मिस्ट्री है जिसको हम डिकोड करेंगे। पश्चिम के खिलाफ यह महाविनाश का त्रिकोण क्या है? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में पुतिन बीजिंग की यात्रा करने वाले हैं, यानी पुतिन चीन जाएंगे और फिर बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए वो चीन की यात्रा करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन मॉस्को आने वाले हैं। उनका यह दौरा 10 से 13 सितंबर के बीच हो सकता है और इसी दौरान उनकी पुतिन से मुलाकात संभव है। तो यह त्रिकोण कैसे बन रहा है आप समझिए। तस्वीर करीब 5 साल पुरानी है, लेकिन कुछ इसी अंदाज में किम जोंग उन एक बार फिर ट्रेन से सफर करेंगे और इस बार सीधे रूस पहुंचेंगे, जहां वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। किम जोंग 10 से 13 सितंबर के बीच रूस की यात्रा पर होंगे। प्योंगयांग से बख्तरबंद ट्रेन पर सवार होकर रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचेंगे। यहां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन होगा। इसी दौरान वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई घातक हथियारों पर डील होने की संभावना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन उनसे आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल और लंबी दूरी की मिसाइल हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं किम को उम्मीद है कि उन्हें रूस से एडवांस सैटेलाइट, न्यूक्लियर सबमरीन और खाद्य सहायता मिल सकती है। रूस से पहले नॉर्थ कोरिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाई थी। रूस और उत्तर कोरिया दोनों देशों से अमेरिका का जबरदस्त तनाव है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की दोस्ती की वजह से उत्तर कोरिया से तकरार बढ़ी है। वहीं यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद से रूस अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। ऐसे में इन दोनों की मुलाकात पश्चिम की नींद उड़ाने वाली साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात, इसी के फौरन बाद अक्टूबर महीने में पुतिन बीजिंग की यात्रा पर होंगे और तब अमेरिका की घेरेबंदी का प्लान भी बन सकता है। और इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तैयारी कर रहे हैं और जिनपिंग, जो भारत तो नहीं आ रहे हैं G20 में, लेकिन पुतिन की मेजबानी कर वो भी पुतिन का साथ दे रहे हैं। और इन दोनों के साथ ये किम जोंग उन एक त्रिकोण बना रहे हैं जो पश्चिम के खिलाफ एक बड़ी मुसीबत हो सकता है। महंगाई से आम आदमी की जेब भले ही ढीली हो रही है, देश के राजनीतिक दल मालामाल हो रहे हैं और यह कोई दावा नहीं है या राजनीतिक आरोप नहीं है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नई रिपोर्ट से ये आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 राजनीतिक दलों की संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ बढ़ी है, यानी 1500 करोड़ से ज्यादा। बीजेपी की संपत्ति में सबसे ज्यादा 21.17% का इजाफा हुआ है।
कांग्रेस की संपत्ति में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 के दौरान इन दलों की संपत्ति बढ़कर करीब 8,829 करोड़ रुपए हो गई। जिन राजनीतिक दलों की संपत्ति को लेकर एडीआर की रिपोर्ट आई है वो है बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। एडीआर की रिपोर्ट साल 2020-21 की है। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग पार्टियों की संपत्ति में हुई वृद्धि की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में बीजेपी की संपत्ति 4,990 करोड़ रुपए थी, जो 2021-22 में बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए हो गई। मतलब एक साल में संपत्ति में 1,056 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 में कांग्रेस की संपत्ति 691.11 करोड़ रुपए थी, जो 2021-22 में बढ़कर 805.98 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब एक साल में संपत्ति में 114 करोड़ रुपए का इजाफा। और आइए अब देखते हैं राज्यों की वो 9 बड़ी खबरें जो दिन भर आपने कहीं नहीं देखी होंगी। मध्य प्रदेश के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हुआ हंगामा, पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, पुलिस जांच में जुट गई। पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गिरे सीएम नीतीश कुमार, पैर फिसल गया, सुरक्षा गार्ड्स ने उठाया, मुख्यमंत्री सीनेट हॉल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। लखनऊ में सैकड़ों वकीलों ने किया प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला को बदमाशों ने घर में घुसकर 5 गोलियां मारी। महिला बिहार की रहने वाली थी, अपने पति से अलग रह रही थी। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में हंगामा हुआ, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के विरोध में उन्होंने जमकर नारेबाजी की। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और हंगामा हुआ, आदर्श नगर विधानसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर ये भिड़ गए। केदारनाथ यात्रा के दौरान एक तीर्थयात्री को सेल्फी लेना भारी पड़ गया, युवक मंदाकिनी नदी में गिर गया, स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू हुआ। सुकमा के ताड़ मेटला जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए नक्सलियों की पहचान मिलिशिया कमांडर के रूप में हुई। और महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, मराठा आरक्षण की मांग पर बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया एक युवक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा।